Hello everyone, today we are going to learn about Newton's laws of gravitation. ये न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इसके पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा हुआ था. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशन. तो आज हम ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे. इसको यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है. एग्जाम में आपको इस फॉर्म में भी लिख के मिल सकता है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होते हैं. देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दो फैक्ट पे और टोटली दो केसेस पे ही डिपेंड करते हैं. सो केस के अकॉर्डिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ. सपोज़ कि अगर इस वाले फिर पर मैं डिफाइन जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है. देखो, यहाँ पे दो चीज़ें मैंने किया हुआ है. एक A1 दैट इज़ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड B इज़ द सेकेंड ऑब्जेक्ट. राइट. अगर F इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है ये एफ है. और देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो हम लोगों ने यहाँ से ना लेके हमें सेंटर से लिया है. तो आपको ये याद रखो कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटेशन होता है सेंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम कंसिडर करते हैं. तो ये इस तरीके से लेने का इसका सिस्टम है. तो सेंटर से डिस्टेंस अगर मेज़र करके लिखना हो तो यहाँ सेंटर से हमें करना है. तो हमने इसको अज्यूम कर लिया डेट इज़ आर. ये वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, इसको हमने आर कंसीडर कर लिया. क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं. तो इनके कुछ मासेज होंगे. हमने फर्स्ट के मास को m1 एज्यूम कर लिया, सेकेंड के मास को m2 एज्यूम किया. राइट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में दो केसेस मैटर करते हैं. क्योंकि इन दोनों केसेस अगर आपने दिमाग में रखा, माइंड में रखा, तो ये सारा का सारा न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आप दो केसेस के थ्रू समझ सकते हो. राइट. जो फोर्स ऑफ फर्स्ट केस में न्यूटन्स ने कहा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वो दोनों जो आपको ऑब्जेक्ट है इनके मासेस के प्रोडक्ट के, इसको बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. राइट. सेकेंड केस में उन्होंने बताया कि अब देखो हम लोगों ने m1 की बात कर ली और अब बच रहा है r, इनके बीच की डिस्टेंस. सेकेंड केस में उन्होंने डिस्टेंस के बारे में क्या बताया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच की डिस्टेंस का अगर स्क्वायर किया जाए, इनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ये दो केसेस न्यूटन्स ने बताए थे फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. राइट. अगर देखो दोनों केसेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो दोनों केसेस कंबाइन करने के बाद क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, और कंबाइन केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड अगर हम करें तो दोनों केसेस को अगर कंबाइन करके अगर हम लिखेंगे तो आपको ये सोचो कि अगर देखो फर्स्ट केस में प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सेकेंड केस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था. दोनों को एक साथ कंबाइन करोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ों को हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिख लिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ों को हमने क्या कर लिया है, इसको न्यूमरेटर में लिख लिया. राइट. तो कंबाइन करके लिखोगे तो f प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. राइट. अगर देखो हमने किसी फार्मूले को डायरेक्टली लिखना है इक्वल टू के फॉर्म में, तो हमें ये वाला साइन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये वाला साइन, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिवर्सल कांस्टेंट ले लिया जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है, हमने यहाँ पे रख लिया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल यूज कर सकते हैं. राइट. तो ये फार्मूला बन के क्या मिल जाएगा, F इक्वल्स टू G टाइम्स m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो ये जो फार्मूला हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोल सकते हो. इसको अगर दो ऑब्जेक्ट के लिए, देखो दो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने लिखा है क्योंकि दो मासेस हमने लिए थे m1 m2. दो मासेस के लिए अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना हो तो इस तरीके से हम ये फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक वैल्यूज़ होती है, उसको आगे भी देखते हैं इसको. ठीक है. तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्वेश्चन एक आपके एग्ज़ाम में ये आएगा कि यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसकी यूनिट एग्ज़ाम में पूछा जाता है. तो इस फार्मूले से अगर देखो तो हम लोगों ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए फार्मूला लिखा है
लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हमें यूनिट लिखनी होगी तो हमें इस सारे फार्मूला को जी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में जो फार्मूला है हम लोगों ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए लिखा हुआ है। तो इस वाले फार्मूला से हम अगर हमें जी की यूनिट फाइंड आउट करनी हो तो जी के यूनिट को निकालना हो तो हमें पहले जी के फॉर्म में फार्मूला करना पड़ेगा। केवल अगर जी के फॉर्म में फार्मूला करोगे आप तो ये वाली वैल्यू को आर स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एफ इंटू आर स्क्वायर, और m1 इंटू M2 ये जो कि न्यूमरेटर में था यहाँ पे इस साइड में करोगे तो डिनोमिनेटर में इसको हम लिख सकते हैं, राइट। तो F इज़ द फोर्स, तो फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, न्यूटन में लिखती है, और R इज़ द डिस्टेंस, R इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, क्योंकि ये R स्क्वायर है तो मीटर के स्क्वायर करोगे तो ये मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। M1 इज़ द मास एंड M2 इज़ ऑल्सो द मास। M1 की जो यूनिट होगी मास की यूनिट तो आपको पता है केजी होता है, ऐसा यूनिट केजी होता है, और M2 भी मास है तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या लिखो केजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो ये सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, मैंने एक डैश लगा के रखा है, राइट। तो इसको आप सब्ट्रैक्शन नहीं समझोगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिखो, और इसको अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिखोगे। हम एक डिनोमिनेटर वाली जो केजी स्क्वायर का यूनिट दिख रहा है, यूनिट के फॉर्म में दिख रहा है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये यूनिट में -2 है, ये वाली वैल्यू -2 है। क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। तो कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे कि ये वाला अगर लिखा हुआ तो ये सही है या फिर इसे, दोनों एग्जैक्टली सही है। ये हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, न्यूमरेटर के फॉर्म में कर दिया, इसको एज इट इज़ जो हम लोगों ने जी की यूनिट लिखी हुई है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अभी इसमें अगर हमें एग्ज़ाम में एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हो किस तरीके से लिखोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप लिखो कंसीडर टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करने ए एंड बी, राइट, जिनके मासेस क्या है M1, इसको आप इस तरीके से लिखो M1 एंड सेकेंड मासेस M2, तो मासेस M1 M2 हैं और डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज़ R। तो ये डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R जो मैंने आपको पहले बता दिया है, आपको इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने आपको बताया था पहले। एंड F इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, राइट। सो दोनों केस हम पहले बात कर चुके हैं। तो केस फर्स्ट में क्या लिखोगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो F इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is directly proportional to M1 into M2. So this is the first case, and for case 2 इसको इस तरीके से case 2 लिखो या इस तरीके से लिख सकते हो। For case 2 मैंने बताया कि force of gravitation is inversely proportional to the square of distance between them, right। So दोनों केसेस को जैसे मैंने पहले बताया उसको आप केसेस को इस तरीके से करके आप इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो F इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, और इसका दिस इज द सेकेंड केस। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा, कंबाइन करने के बाद हमें एक्चुअल में फाइनल ये चीज़ मिलेगी, बट हमें एक्चुअल में क्या लिखना है, हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक्चुअल फॉर्मूला लिखना है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट या कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख लिया, जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो F इक्वल्स टू G टाइम्स M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला है। तो हमने बताया था G इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था। तो वैल्यू ऑफ G मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट टाइम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर वैल्यू ऑफ जी की बात करोगे, कोई भी अगर आप कभी भी कोई केस अगर लोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में, तो जी की जो वैल्यू लिखी जाती है 6.67। ये अभी ये कंसर्न नहीं कि किस तरीके से 6.67 आया हुआ है, ये आगे केसेस में हम क्लास 12 के लेवल्स में ये सब सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो ये एक्चुअल में 6.67 की वैल्यू कैसे डेरिवेट करके लिखते हैं तो वो वहाँ पे हम करेंगे। बट यहाँ आप ये स्कोप में चीज़ें नहीं समझनी है, आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है, ये आपको याद करके रखना है कि जो जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11, और मैंने इसकी यूनिट आपको ऑलरेडी बता दी है
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यूनिट ज़रूर लिखना है, राइट। सो ये तो मैंने आपको, दिस इज न्यूटन्स लॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉज को हम बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉज का फॉर्मूला है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ों को हमने एग्ज़ाम में लिखना है, राइट। अब दो कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें, दो क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो एग्ज़ाम में आपसे मैं आपको थोड़ा सा क्या डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चन बता दूँगा मैं आपको। सपोज़ क्या टू ऑब्जेक्ट है, ये आपको क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस किस तरीके से आया मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, या आपको लिख की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कुछ। सपोज़ क्या दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी है, या आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी है। सपोज दिस इज़ द ए एंड दिस इज़ द बी, राइट। मैंने बोला इनके बीच की डिस्टेंस जो है डेट इज़ 4D, नॉट आर नॉट डी, दिस इज़ 4D। अगर ये 4D है, इनके आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, डेट इज़ एफ एंड डेट इज़ एफ, ठीक है। इनके मासेस, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, मासेस दे दिया जाता है आपको। अगर मासेस इन लोगों ने बोल दिया कि मासेस इनके M1 एंड M2 है, राइट। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि राइट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, आपको ये चीज़ पता है कि हमें M1 की वैल्यू पता है, ऑलरेडी पता है, डेट इज़ M1, M2 की वैल्यू पता है, डेट इज़ M2, राइट। जो डिस्टेंस है डेट इज़, मैंने इसको R जूम किया था, तो R की वैल्यू कितनी है, 4D, राइट। R की वैल्यू क्या है, 4D, राइट। तो हमें पता है, तो जो इसके लिए अगर फार्मूला पता है, F=G टाइम्स M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R²। एग्जैक्टली ये फार्मूला हमें पता है कि हमें इस तरीके से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करना है। तो F की वैल्यू अगर लिखा जाए तो F इज़ द कांस्टेंट, G इज़ ऑल्सो द कांस्टेंट। अब देखो M1 M2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अगर एग्ज़ाम में अगर M1 M2 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप इसको इस तरीके से M1 M2 लिखोगे, राइट। और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 4D है, स्क्वायर के फॉर्म में इसको स्क्वायर करोगे, इसको जब लिखोगे तो G टाइम्स M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर करोगे डेट इज 16, D का स्क्वायर करोगे तो 20। तो F की वैल्यू, जो F के लिए फार्मूला हम लोगों ने निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए जो फार्मूला लिखोगे, G टाइम्स M1 M2 ओवर 16D²। तो ये एक तो फार्मूला है। ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन में देखो, ये सपोज का 2 मासेस, दिस इज़ A एंड दिस इज़ ऑल्सो दिस इज़ B, राइट। इनकी मासेस मैंने बोल दिया, इनका जो मास M1 इज़ 1 kg एंड M2 इज़ ऑल्सो 1 kg, राइट। मैंने बोला इनके बीच का जो फोर्स ऑफ जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मैंने बोल दिया 2 मीटर, ठीक है। तो आपको पता है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। मैंने बोला कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के लिए इसका फॉर्मूला अगर लिखना, न्यूटन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला अगर लिखना हो, और या फिर इसका एक फाइनल इक्वेशन लिखना हो, अगर ये आपको क्वेश्चंस में डेटा अगर गिवन है तो कैसे लिखोगे, तो राइट। तो इसको कैसे करोगे आप, F=, आपको पता है G टाइम्स M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई S। आपको हर केस में आपको ये फार्मूला, जो एक्चुअल में बेसिक फार्मूला, आपको ये हमेशा लिखना है, जिससे आपको गलतियाँ आपसे नहीं हो पाएंगी। तो M1 की वैल्यू में पता कितना है, M1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हो कितना, डेट इज़ 1 kg। तो अब यहाँ पे G टाइम्स लिख लो, M1 की वैल्यू 1 kg रखा, M2 की वैल्यू डेट इज़ ऑल्सो 1 kg, और R की वैल्यू डेट इज़ 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, डेट इज R का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो आप इसको जब लिख के रखोगे तो डेट इज़ चाहो तो आप G डिवाइडेड बाई F डिवाइडेड 1 इंटू 1 डेट इज़ 1, 2 का स्क्वायर करोगे डेट इज़ 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आप क्या लिख लोगे, F की जो वैल्यू होगी G डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर करोगे डेट इज़ 4। तो ये तो फार्मूला हम लोगों ने बना दिया न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के लिए। अगर इस तरीके से अगर केसेस दिए रहते एग्ज़ाम में, ऐसे केसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपको देखो याद रखना, जो मैंने आपको फार्मूला कराया है ये बिल्कुल ध्यान में रखना है
कि दो ऑब्जेक्ट के लिए है, दो ऑब्जेक्ट ए बी सी नहीं रहना चाहिए। अगर तीन ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हमें अलग से चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि आपके सिलेबस के बाहर है। वो चीज़ आपको केवल आपको हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको टू ऑब्जेक्ट के बेस पे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, राइट। आपको तीसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा है। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वो आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में क्या चीज़ दी जा रही है आपको ऑलवेज वो स्क्वायर कर देना है डिनोमिनेटर। और मासेस जो गिवन है M1 और M2, जो भी मासेस गिवन है M1 और M2, राइट, M1 और M2 इन दोनों मासेस जो दिए रहते हैं इन पे भी फोकस करके रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रखे जा रहे हैं, फ्रेम करे जा रहे हैं। M1 की वैल्यू कभी कभी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में दे देगा 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg। कभी कभी वो कुछ नहीं बोलेगा, आपसे बोलेगा दोनों के मासेस इक्वल हैं। तो आप मासेस जब इक्वल वाला केस बोलेगा, जब मासेस इक्वल का केस बोलेगा, ये मासेस इक्वल का केस जब कहा जाएगा तो आप कुछ भी मास ले लो। हमने M1 को भी M1 को हमने M कंसीडर कर लिया, M2 को क्या कर लिया, इसको भी हमने M कंसीडर कर लिया। इन दोनों केसेस में जब मासेस इक्वल हैं तो जो फार्मूला बना के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, F=G टाइम्स M1 की वैल्यू M, M2 की वैल्यू M। अगर डिस्टेंस अगर आपने कुछ भी नहीं कंसीडर किया तो आप इसको आर ही रखो, ये फार्मूला बन जाएगा F=G टाइम्स M इंटू एम डेट इज M² डिवाइडेड बाई R²। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं G टाइम्स M डिवाइडेड बाई R²। तो ये फार्मूला ऐसा ही बन सकता है। तो आप फार्मूला बहुत सारे कई फार्मूले बना सकते हो, अनगिनत फार्मूले बना सकते हो। बस आपको बेसिक क्या पता रहना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, राइट। आपको अगर ये बेसिक्स पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो भी रहेगा डिस्टेंस पर आपको फोकस करके रखना है कि डिस्टेंस क्या क्वेश्चन में गिवन है और मासेस को एग्जाम में किस तरीके से दी जाएगी। इक्वल वाला केस मैंने बता दिया, अलग अलग मासेस रहेंगे तो बता दिया। मासेस की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया गया तो वो आप किस तरीके से करें वो भी कंसिडर करेंगे। तो अगर इतने केसेज अगर आप अपने माइंड में रखते हो तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं बनेगा जो आप कर नहीं पाओगे, राइट। सो दिस इज़ द फार्मूला। सो आज के लिए इतने ही कर लेते हैं। तो फॉर नेक्स्ट लेक्चर हम इसमें जो बाकी के बच्चे के जो इसमें आई थिंक कैपलर्स के लॉ हैं और उसके बाद सेंटीमीटल फोर्स है उससे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे के लेक्चर्स में जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।